इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और ये है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और इसके पहले के टॉपिक को हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा है, तो पीछे के वीडियो को देख लिया अगर आप इसके पहले के टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1970s से ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद इंडिया में अब तक किसी भी तरीके का लार्ज स्केल का फैमिन नहीं आया है। हाँ, हो सकता है कि एडवर्स वेदर कंडीशन आए हैं, कई इलाकों में सूखा पड़ा है, कई इलाकों में जो अनाज है वो नहीं उगे हैं, कई सालों तक नहीं हुए हैं या कई सीजन्स तक नहीं हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फैमिन, तो फैमिन जैसी स्थिति इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद नहीं देखी गई है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अब सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है फूड ग्रेन्स के मामला में पिछले 30 सालों के दौरान। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में अब कई वेराइटी के क्रॉप्स को उगाया जा रहा है पूरे कंट्री में, और जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का एडवर्स वेदर कंडीशन के दौरान भी या किसी और स्थिति में कंट्री में, उसको इंश्योर किया गया है कई तरीक़ों से। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, उसके ज़रिए जो एडवर्स कंडीशन आ जाए, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कहीं सूखा हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उस समय में भी लोगों तक जो फूड है उसको पहुंचाया जा सके, एक आसानी से उनको सस्ते दामों पर अवेलेबल कराया जा सके। इस चीज़ को इंश्योर किया गया है फूड सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा। और ये जो सिस्टम है इसका 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें से पहली चीज़ को हम पहले पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ बफर स्टॉक, यानी कि पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बफर स्टॉक होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, बफर स्टॉक जो है वो एक तरीके से स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, और इसमें मेनली आपके आते हैं व्हीट और राइस, जो कि गवर्नमेंट द्वारा खरीदा जाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए। तो देखिए, जो एफसीआई है या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो व्हीट और राइस को खरीदती है फार्मर्स से स्टेट्स, सभी स्टेट में जहां पर भी सरप्लस प्रोडक्शन है। यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि जितना अगर किसान वो मार्केट में बेच रहा है, मान लीजिए डेली यूजेस के लिए बेच रहा है, कोई व्यापारी को बेच रहा है, उसके बाद अगर उसके पास कुछ बच जाता है तो वो चाहे तो सरकार को बेच सकता है। और सरकार किसी भी किसान को रोकती नहीं है कि नहीं आपको इतना बेचना है, आपको इतना बेचना है। किसान के पास जितना भी अवेलेबल है वो चाहे तो सरकार को बेच सकता है। और जो किसान है उसको प्री अनाउंस्ड प्राइस दिया जाता है उनके क्रॉप्स के लिए, और इस प्राइस को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखिए, इसके बारे में आप न्यूज़ में भी कई बार सुनते होंगे कि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को बढ़ाया जाए, ज़्यादा एमएसपी दिया जाए। तो देखिए, एमएसपी आखिर होता क्या है। तो देखिए, एमएसपी होता है एक प्राइस जिसको कि गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है हर एक अनाज के लिए, जो कि सरकार जिसे एक तरीके से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है। और ये प्राइस डिक्लेयर किया जाता है सोइंग के सीजन से पहले। जब किसान सोइंग करने जाता है उससे पहले सरकार डिसाइड करती है कि हाँ जी, वीट जो है, वीट को मैं 1200 रुपये पर 100 केजी खरीदूंगा, यानी 100 केजी के लिए सरकार जो है 1200 रुपये प्रोवाइड करेगी। इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए किसान जो है वो ये तय कर सकता है कि वो वीट को उगाएगा या फिर नहीं उगाएगा, उसे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो परचेज किया जाता है एफसीआई द्वारा इन फूड ग्रेन्स को, इनको स्टोर किया जाता है ग्रैनरीज में। और आखिर आपको पता है कि आखिर बफर स्टॉक्स को क्यों बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको इसलिए बनाया गया है ताकि फूड ग्रेन्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके डेफिसिट एरियाज में जहां पर ज़रूरत है फूड ग्रेन्स की, या फिर वैसे लोगों के बीच में जो कि गरीब हैं, सोसाइटी के गरीब तबके के बीच में सस्ते दामों पर मार्केट प्राइस से, यानी कि जो इशू प्राइस है, जो मार्केट में अवेलेबल प्राइस है, उसके मुकाबले सस्ते दामों पर इन फूड्स को एक तरीके से पहुंचाया जा सके। और ये एक तरीके से हेल्प करता है जो शॉर्टेज ऑफ फूड है उसको भी रिजॉल्व करने में। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाए या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, उस समय जो फूड शॉर्टेज होता है उसको भी सॉल्व करने में ये बफर स्टॉक हेल्प करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और हमारा टॉपिक है व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा बफर स्टॉक में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी एफसीआई है, वो ग्रेन्स को खरीदती है किसानों से, और जो फूड खरीदा जाता है एफसीआई द्वारा उसको गवर्नमेंट के जो रेगुलेटेड राशन शॉप्स होते हैं उसके ज़रिए
जो पुअरर सेक्शन है, गरीब तबका है सोसाइटी का, उसमें उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर पहुंचाया जाता है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो देखिए राशन शॉप जो है वो इंडिया के लगभग मोस्ट लोकेलिटीज़ जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो विलेज हो, टाउन्स हो या फिर सिटीज़ हो। और इंडिया में करीब 4.6 लाख राशन शॉप्स हैं पूरे कंट्री में। और जो राशन शॉप्स हैं इनको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। और ये फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखते हैं, शुगर का स्टॉक रखते हैं, केरोसिन का स्टॉक रखते हैं, इन सभी चीज़ों का स्टॉक अपने पास वो रखते हैं। और ये जो आइटम्स हैं इनको सस्ते दामों पर, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होता है, उस दामों पर लोगों तक पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है जो कि मार्केट प्राइस पर सामानों को खरीदने में सक्षम नहीं है। कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो इन सभी चीज़ों को एक तय अमाउंट में खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसके पास एक राशन कार्ड है तो वो 35 केजी ग्रेन्स, 5 लीटर केरोसिन, 5 केजी ऑफ शुगर, इतने अमाउंट में सामान को खरीद सकता है महीने में किसी भी दिन जिस दिन राशन शॉप खुला है। तो देखिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम है राशनिंग का, राशन प्रोवाइड करने का गरीब लोगों को, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1940s में जब बंगाल में फेमिन आया था। और ये जो राशनिंग सिस्टम है इसको फिर से रिवाइव किया गया जब एक्यूट शॉर्टेज हुआ 1960s में, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। तो 1960s में भी हम जानते हैं कि एक तरीके का फेमिन का सिचुएशन आया था, बहुत शॉर्टेज हुआ था। तो उस समय में इस सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया गया, काफ़ी मजबूत बनाया गया ताकि इस सिस्टम को मजबूती से लागू किया जा सके। और जब देखा गया कि जो फूड शॉर्टेज काफ़ी एक तरीके से बढ़ गया है या फिर काफ़ी बड़ा है, तो उस चीज़ को देखते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन करने का फैसला लिया गया। तो देखिए जो एनएसएसओ द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया गया था मिड 1970s में, जो पॉवर्टी का हाई लेवल को देखते हुए 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लाए गए थे। इसमें से पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि पहले से मौजूद था, इसको मजबूत किया गया था। दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, और इसके बाद है फूड फॉर वर्क यानी काम के लिए भोजन। तो देखिए इन सभी का डेट भी यहाँ पर दिया गया। ICDS को है 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फूड फॉर वर्क को 1977-78 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे के कई सालों में बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लाए गए ताकि जो गरीब लोग हैं उनका एक तरीके से उद्धार किया जा सके, उनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। और बहुत सारे नए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया और इसमें से कुछ जो है उनको रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि एक तरीके से उनको सही तरीके से लागू किया जा सके। और अभी के समय अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और इसमें से ज़्यादातर जो है वो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। और ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है इनमें एक तरीके का एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। और इसमें से कुछ जो है जैसे कि PDS हो गया, मिड डे मील हो गया, ये सभी जो हैं ये फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं। ये जो PAPs हैं यानी कि हमारा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं ये फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फूड सिक्योरिटी को, गरीब लोगों के इनकम को इंक्रीज करके। यानी कि अगर किसी गरीब के पास ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा पैसे होंगे तो वो आसानी से चीज़ों को खरीद पाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इस यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वो वीडियो बन जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।